नमस्कार दोस्तों, डीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम स्टार्ट आज करेंगे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। जैसा कि आपको पता ही होगा, ये आपका ही एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ये बेसिकली आपके लिए तो वैसे देखा जाए तो ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ही है आप में, क्योंकि इसमें जो भी टॉपिक दे रखे हैं वो सब थ्योरेटिकल है। और भी इसके काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, बट वो आपके एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। तो इसके सबसे पहले आपको हम कुछ बधाइयाँ देना चाहते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन्ड हो गया है। तो जैसा कि आपको पता था कि आपका एग्ज़ाम 18 तारीख से स्टार्ट था, तो अब 25 तारीख से स्टार्ट है। तो आपके लिए अच्छा समय है। अगर हम देखें तो आज है 12 तारीख, और आपके लिए जो है काफ़ी समय हो गया है कि मतलब आज 12 तारीख तो है, तो करीब 25 को अगर एग्ज़ाम है तो देखें तो कम से कम हमारे पास 13 से 14 दिन का टाइम मिल जाएगा आपको। तो आपको 13 से 14 दिन में काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। और अभी हम स्टील स्ट्रक्चर जो है आपको लगभग 2 चैप्टर करा चुके हैं। 2 चैप्टर करा चुके हैं आपको स्टील स्ट्रक्चर। उसमें अब आपको हमको 3 चैप्टर और कराना है। उसमें जो चैप्टर कराना है वो हम पहले ही बता दिया था कि आपको हम टेंशन मेंबर कराएंगे। टेंशन मेंबर के बाद उसमें लास्ट के 2 चैप्टर और कराने हैं आपको। तो अभी आपको उसका भी वीडियो मिल जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अभी 3-4 दिन में आपका स्टील ख़त्म हो जाएगा। और ये CMED जो है, इसका एक लेक्चर आपको मिलता रहेगा। ये भी 4-5 दिन में इसको ख़त्म कर देंगे, तो आपका 2 सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। जो भी इसके वैसे विशेष इसके न्यूमेरिकल है नहीं, तो ये सब्जेक्ट आपका जल्दी ख़त्म होगा। थ्योरी सब्जेक्ट है, तो आपको हो सकता है हम आपको कोई तीसरा सब्जेक्ट भी ख़त्म करा सकते हैं। अगर आपको तीसरा सब्जेक्ट कोई आपके पास टाइम है 2 दिन का, मैं देता हूँ। 2 दिन में जो सब्जेक्ट आपको क्लियर कराना है, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये सब्जेक्ट आप मतलब मैं स्टार्ट करूँ, कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करूँ। अब ये 2 सब्जेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, तो हम इसको स्टार्ट किए हैं। ये करीब 3-4 दिन में सब ख़त्म हो जाएगा। तो आप जो सब्जेक्ट और पढ़ना है उस सब्जेक्ट को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो हम उस सब्जेक्ट को भी आपको क्लियर करा देंगे। तो एटलीस्ट आपका 3 सब्जेक्ट तो क्लियर हो ही जाएगा। और अब इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जहाँ आप वीडियो वॉच कर रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, एक सब्सक्राइब बटन लिखा होगा। इस तरह से आप उसको प्रेस कर लीजिए, और उस पर एक बेल आइकन होगा। इस तरह से बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि आपको जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हाँ वीडियो ये अपलोड हो गया, तो आप इजीली आप तुरंत वॉच कर सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब न किए हों, और इसको बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और लोगों तक आप लिंक शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों के साथ जो अदर कॉलेजेस में हैं, तो आप इजीली आप इसको देख सकते हैं। आपके लिए हेल्पफुल होगा। मैं पहले ही बता चुका था कि ये गोल्ड सोल्यूशन पेपर है। गोल्ड सोल्यूशन पेपर मैं सॉल्व करा रहा हूँ। अगर जिसके पास गोल्ड सोल्यूशन पेपर ना हो वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको गोल्ड का सोल्यूशन पेपर, DSMS का और CMED का
वहाँ पे फ्री में अवेलेबल हो जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और भी जो सिविल से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उसमें कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या आप हमें जो है मेल भी भेज सकते हैं। मेल भेजने के लिए आप मेल नोट कर सकते हैं। मेल नोट करने के लिए आप bkeducation20@gmail.com इस पर आप मेल कर सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरी है। तो आप ये ज़रूर बताइएगा कि अभी तीसरा सब्जेक्ट कौन सा आप पढ़ना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में। तो हम स्टार्ट करते हैं। अभी जो है CMED कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मीन्स निर्माण प्रबंधन और उद्यमिता विकास। ये बेसिकली अगर देखा जाए सब्जेक्ट आपके लिए, अगर आपके सिलेबस में है तो इसका कुछ उद्देश्य होगा सिलेबस का होने में। तो इसका उद्देश्य यही है कि अगर आप जैसे आप पढ़ रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं और आप पढ़ के जाएंगे, कोई भी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट कराना है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कराना है, उसमें एक मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। बिना मैनेजमेंट के तो कोई काम हो नहीं सकता। तो एक मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है कि प्रॉपरली, ताकि काम को आगे बढ़ाया जा सके, काम को अच्छे से किया जा सके। तो इसलिए वहाँ पे हमको एक मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। उस मैनेजमेंट को कैसे अप्लाई करना है तो उसको आप यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या उसमें हम जो भी प्रोसीजर्स हैं क्या अपनाएंगे। और जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, इसमें अगर आप मान लीजिए कंस्ट्रक्शन नहीं करा रहे हैं, कोई अपनी इंडस्ट्री, स्वयं की इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो उसमें किस तरह के डेवलपमेंट होने चाहिए कि आपका अच्छा विकास हो सके, आपके कंपनी का या आप जो इंडस्ट्री लगाएं उसका अच्छे विकास हो सके। तो उन क्या प्रोसीजर्स हैं उनको आप इसमें देखेंगे। तो इसलिए आपके लिए सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। आपको सब्जेक्ट का मेन मोटिव बता दिया, सब्जेक्ट होने का क्या आपका उद्देश्य है, सब्जेक्ट इसलिए दिया गया है। तो हम थोड़ा सिलेबस पे चलते हैं कि एक बार अगर हम सिलेबस देख लेंगे तो उससे हमें इजीली पढ़ने में आसान रहेगा कि क्या क्या टॉपिक्स अभी क्लियर हो गए हैं, क्या क्या अभी क्लियर करने हैं। तो हम ये देखिए, आप इसमें देखेंगे हम कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में इंट्रोडक्शन पार्ट है, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, साइट ऑर्गेनाइजेशन है, कंस्ट्रक्शन लेबर है, ये आपका यूनिट फर्स्ट में है। यूनिट सेकंड में कंट्रोल ऑफ प्रोग्रेस है, इंस्पेक्शन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल है, एक्सीडेंट सेफ्टी कंस्ट्रक्शन है, ठीक, प्रोफेशनल प्रैक्टिस है। तो हम इन सब टॉपिकों को जो भी आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, उन्हीं को हम अभी सॉल्व कराएंगे। और आपके पास समय नहीं है, नहीं तो हम बुक सॉल्व कराते। समय ना होने के कारण हम आपको केवल ये गोल्ड पे सोल्यूशन पेपर करा रहे हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनसे आप क्लियरेंस मिल जाएगा कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अकाउंटेंट में इंट्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, PWD सिस्टम ऑफ अकाउंट। ये PWD सिस्टम ऑफ अकाउंट इसलिए दे रखा है कि ज़्यादातर क्या होता है कि लोग मतलब जो भी कंस्ट्रक्शन होता है वो PWD के ही मतलब जो भी प्रोसीजर होता है उसी पे फॉलो करते हैं। या आपका जॉब लग गया है, आप PWD में आप अभी डिप्लोमा किए हुए हैं तो जूनियर इंजीनियर मान लीजिए बन गए, तो आपको वहाँ का सारा प्रोसीजर यही पता होना चाहिए। पढ़े रहेंगे तभी तो आपको पता चलेगा। तो ये हो गया कैश स्टोर। इसमें वर्क, पेमेंट ऑफ वर्क, किस तरह से पेमेंट करना है आपको। मिसलेनियस कुछ अलग अलग इम्पोर्टेंट बिंदु हैं, उनको देखना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में इंट्रोडक्शन, फाइनेंशियल एजेंसी, इंडस्ट्री लेजिस्लेशन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो आप ये देख लीजिए कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उद्यमिता का विकास। पहले तो हम कुछ टर्म समझ लेते हैं। आप समझ रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप है क्या। एंटरप्रेन्योरशिप अगर देखें तो पहले तो हम उद्यमी का बात करते हैं, ये उद्यमिता विकास है।
एक उद्यमी का जो होता है वो एंटरप्रेन्योर होता है। एंटरप्रेन्योर को उद्यमी बोलते हैं। जो उद्यमी मीन्स जो इंडस्ट्री लगाता है, जो इंडस्ट्री लगाता है उसको उद्यमी बोलते हैं। तो उद्यमिता क्या चीज़ होता है? जो उद्यमी का संबंध इंडस्ट्री से हो, जो उद्यमी का संबंध इंडस्ट्री से हो, उन्हीं के बीच को जो है संबंध को ही एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। तो उसको उद्यमी को इंडस्ट्री से जो भी डेवलपमेंट करना है तो उसी को एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, उद्यमिता उसका विकास कहते हैं। तो ये आप समझ गए एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या होता है। एंटरप्रेन्योर मतलब मीन्स उद्यमी अगर देखें तो उद्यमी जो इंडस्ट्री लगाता है, ओनर जो होता है उसको उद्यमी बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। एंटरप्रेन्योर और इंडस्ट्री के बीच में जो संबंध होता है उसको एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने सिलेबस पे। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे हम जो भी बातें करेंगे वो हम केवल सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड बातें करेंगे। ठीक है, इसी में हम दूसरी भी बातें कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी बातें कर सकते हैं, बाकी सारे प्रोसीजर सेम रहेंगे। तो इसमें हम सिविल इंजीनियरिंग के बातें करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग प्रबंधन के उद्देश्य लिखिए। सिविल इंजीनियरिंग प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिविल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट। तो जो मैनेजमेंट इसमें फॉलो करना है उस मैनेजमेंट के बारे में कह रहा है कि क्या उद्देश्य है, इसको बनाने का क्या उद्देश्य है। तो उद्देश्य आप देख लीजिए। उद्देश्य में आप देखिए, इसमें दिखा रहा है परियोजना का आयोजन व्यवहारिक ढंग पर किया जा सके। अगर मैनेजमेंट रहेगा तभी जो प्रोजेक्ट है उसका जो आपको आयोजन करना है उसको तभी तो आप व्यवहारिक ढंग से कर सकते हैं। अगर मैनेजमेंट है, प्रॉपर मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ही नहीं रहेगा तो क्या होगा कि सही से एक दूसरे से वर्चुअली बात भी नहीं कर पाएंगे। जो एक प्रोसीजर होता है कि एक छोटे पोस्ट पे उससे बड़ा है जो चेन सिस्टम है। चेन सिस्टम में एक मतलब जब मैनेजमेंट बना रहेगा कि हाँ ये छोटे हैं, मान लीजिए आप जूनियर इंजीनियर हैं, आपके ऊपर असिस्टेंट इंजीनियर हैं, तो एक दूसरे से मतलब उसी हिसाब से बात करेंगे, उसी हिसाब से उनका व्यवहार रहेगा। भाई वो सीनियर है, सीनियर से व्यवहार अलग रखने का अलग तरीका है। तो ये जो है एक हमारा मतलब एक बना रहेगा, हायरार्की जो है वो बना रहेगा। तो उसके लिए जो है मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। परियोजना मितव्ययी सिद्ध हो, एस्टिमेट के भीतर संपन्न की जा सके। मितव्ययी सिद्ध हो मीन्स इकोनॉमी हो। ऐसा नहीं है अगर आप मतलब मैनेजमेंट नहीं बनाए, ठीक, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए, काम करा रहे हैं प्रोजेक्ट, और अगर इसमें जो है प्रोजेक्ट मान लीजिए 5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ठीक, अगर ये मैनेजमेंट इसमें नहीं हम बनाएंगे, ठीक है, मैनेजमेंट ढंग से काम नहीं करेंगे, अपने ढंग से ऐसे ही काम करने लगेंगे, तो क्या होगा 5 करोड़ के बजाय ये 6 करोड़ रुपए पता चला लास्ट में आने लगा बजट। तो 1 करोड़ रुपए का बजट कौन लाएगा? तो इसलिए जो है उसके जो एस्टिमेट है 5 करोड़ का, उसी के अंदर ये काम कंप्लीट हो सके, इकोनॉमी रहेगी। ये पता चला काम मैनेजमेंट ढंग से नहीं किया गया और 6 करोड़ रुपए इसमें प्रोजेक्ट में आने लगे, तो ये हमारा जो है हो जाएगा। तीसरा पॉइंट देखें, निर्माण कांड की गुणवत्ता बनी रहेगी। मैनेजमेंट्री अगर रहेगा सिविल इंजीनियरिंग का तो क्या होगा, जो कार्य हो रहा है वो अच्छे ढंग से होगा। अब क्या है कि जैसे जूनियर इंजीनियर रहेंगे, असिस्टेंट इंजीनियर रहेंगे, वो प्रॉपरली आके चेक करते रहेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो उसकी गुणवत्ता है मीन्स उसका जो क्वालिटी है वो अच्छा इम्प्रूव रहेगी। ये नहीं काम अच्छा नहीं हुआ, कैसे लोग अगर मैनेजमेंट नहीं रहेगा तो चेक ही नहीं करने आएंगे। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखेंगे चौथा पॉइंट, निर्माण समय के भीतर पूर्ण हो जाए। यदि प्रबंधन द्वारा इसको सुनिश्चित नहीं किया जा सकता तो यह प्रबंधन की योग्यता पर एक काला बिंदु होगा। जो मैनेजमेंट है, पहली बात तो जो कोई भी प्रोजेक्ट जो बनता है तो उसमें पूरा तैयार रहता है कि कितना कास्ट लगेगा, कितना ये कास्ट लगेगा,
और कितना जो है इसमें जो है इसका टाइम लिमिट रहता है, इस टाइम लिमिट में किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। ठीक, वो टाइम लिमिट के अंदर ही प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना रहता है। ठीक, सपोज दैट किसी प्रोजेक्ट को बनाना है, कोई एक ब्रिज बनाना है, उस ब्रिज में भी टाइम रहता है कि आपको 1 साल में कंप्लीट कर देना है, 1 साल में आपको कंप्लीट कर देना है। तो अगर मैनेजमेंट जो रहेगा वो, अगर मैनेजमेंट प्रॉपरली चेक करता रहेगा, प्रॉपरली टाइम पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है जो डेली होना है, तो वो प्रोजेक्ट 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा। अगर नहीं है 1 साल में होता है तो क्या होगा कि मैनेजमेंट पे एक इसमें लिखा है काला बिंदु, मीन्स उस पर कोई एक तरह का जो होता नहीं है कि धब्बा लग जाता है, तो वो इस पर काला बिंदु कहते हैं। तो उस तरह से उस पर धब्बा लग जाएगा कि इन्होंने 1 साल में तो काम कराया ही नहीं। तो इस तरह से मैनेजमेंट रहेगा तभी ये जो है प्रॉपरली ढंग से कंप्लीट किया जा सकेगा। अब हम बात करें 5वें पॉइंट की, तो सामग्री तथा श्रमिकों का अपव्यय न होने पाए और श्रमिकों के मानसिक शारीरिक क्षमता निर्माण में पूर्ण रूप से उपयोग करना। पता चला आप जो श्रमिक लगाए हैं उनको बहुत ज़्यादा काम दे रहे हैं, उनकी शारीरिक क्षमता उतनी नहीं है, उनको और ज़्यादा लोड दे रहे हैं, तो उनका क्या होगा, हानि होगा। ठीक है, तो उनको टॉर्चर ज़्यादा लोग करेंगे। तो अगर मैनेजमेंट रहेगा तो उनको प्रॉपरली टाइमिंग रहेगी कि आपको 8 घंटे ही काम करने हैं। ठीक, और प्रॉपरली उनको सेफ्टी बेल्ट वगैरह हर एक चीज़ें, सेफ्टी जो प्रिकॉशंस हैं उनको देकर ही काम कराया जाएगा। इस तरह से उनकी जो मानसिक शारीरिक क्षमता है उसको बरकरार रखेंगे। अगर मैनेजमेंट के लोग रहेंगे उनका कोई हानि नहीं होगा श्रमिकों का, और कोई भी सामग्री का भी हानि नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट 6, निर्माण कार्य आधुनिक विधियों द्वारा संपन्न किया जा सकेगा। मैनेजमेंट रहेगा तभी तो आप अच्छे से काम को करा सकेंगे। जैसे कि कोई मिट्टी का खुदाई का ही कार्य है, आदमी न खुदाई करके आप आधुनिक विधि है तो आप जेसीबी से लगवा के खुदाई करवा लेंगे। ठीक है, कोई भी आरसीसी काम करना है, आप उसको आदमी से न करा के आप मशीन से जो है उसको ढलैया करा सकते हैं, जो भी आरसीसी वर्क कराना है। तो इस तरह से आधुनिक विधियों द्वारा हो जाएगा। विभिन्न वर्गों में उचित समन्वय स्थापित रहे, ऐसा संगठन खड़ा करना जो एक टीम की भांति कार्य करे। अब विभिन्न वर्गों में मीन्स समझ रहे हैं ना, कि जैसे कोई प्रोजेक्ट तैयार किए, अब इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट बन जाते हैं कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए। जैसे कि कोई बिल्डिंग बनाना है, अब बिल्डिंग को पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए अब आप इसमें देखेंगे कि इसमें जो मान लीजिए खुदाई का कार्य है, मिट्टी का काम है, वो कोई अलग डिपार्टमेंट करेगा। जो सॉइल का काम है वो कोई अलग डिपार्टमेंट करेगा। आरसीसी का काम कोई और डिपार्टमेंट करेगा। ठीक है, जाल जिसका जो आरसीसी का बनाया जाता है उसको कोई और डिपार्टमेंट करेगा। ठीक है, स्टील का वर्क कोई और डिपार्टमेंट करेगा। उसके बाद इसको जो है, जो इसको फिनिशिंग का कार्य है, फिनिशिंग का कार्य इसमें कोई और डिपार्टमेंट करेगा। और बाद में जब बन गया इसको वायरिंग, इलेक्ट्रिसिटी का कार्य कोई और डिपार्टमेंट करेगा। तो इस तरह के जितने वर्क हैं, अब जब एक मैनेजमेंट रहेगा, एक टीम रहेगी, एक टीम बना लेंगे, उस टीम के जब अकॉर्डिंग काम करें तो सभी डिपार्टमेंट से अच्छे से कॉन्टेक्ट किया जा सकेगा ताकि प्रॉपरली काम अच्छे से हो सके। तो ये समन्वय उनके बीच, अगर टीम रहेगा, अच्छे से मैनेजमेंट रहेगा तो समन्वय एक अच्छा स्थापित रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम 8वें पॉइंट पर देखेंगे, संगठन के विभिन्न स्तरों पर अधिकारों का विकेंद्रीकरण करना, जिसमें निम्नतम स्तर के कर्मचारी भी अपनी योग्यता अनुभव का आधार पर निर्णय ले सकें और उन्हें प्रत्येक छोटी बड़ी कठिनाइयों के लिए प्रबंधन तक दौड़ना न पड़े। मतलब इसका बात समझ रहे हैं कि जैसे सपोज कोई जूनियर इंजीनियर है, ठीक, अब उसको कुछ कोई भी काम करा, मतलब अपने ढंग से कराना है, तो वो इसमें क्या होगा कि अगर जब टीम रहेगी तो अपने से कोई भी डिसीज़न ले सकेगा। कोई ये नहीं कि जाके वो अपने असिस्टेंट इंजीनियर से पूछे या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से पूछे। तो इस तरह से वो दूसरे से न जाके पूछ के वो अपने से ही स्वयं काम करा सकेगा। तो इसमें जो है 9वां पॉइंट देखेंगे, इसमें 9वां पॉइंट देखेंगे
प्रबंध निर्माण क्षेत्र में अपनी तथा अपने श्रमिकों की ख्याति स्थापित कर सके, जिससे उनमें एक निर्माण कार्य पूर्ण होने पर अन्य कार्यों में स्थान मिल सके। अब क्या है कि इस श्रमिकों की ख्याति स्थापित कर सके, जब मैनेजमेंट रहेगा इसमें, जब काम कराएंगे तो उसका कुछ एक्सपीरियंस होगा, जो भी चाहे श्रमिक रहेगा चाहे कोई इंजीनियर रहेगा, तो वो क्या करना है, वहाँ पर जब काम पूर्ण हो जाएगा तो किसी अन्य कार्य कहीं अन्य स्थान पे जब वो काम लेने जाएगा तो एक वहाँ प्रॉपरली उसको एक्सपीरियंस लेटर मिल जाएगा कि हाँ आपने यहाँ काम किया हुआ है, तो ताकि वहाँ पे जो काम करेगा वहाँ पे प्रमोशन भी उसको मिल जाएगा। तो ये जब मैनेजमेंट टीम रहेगा तभी तो संभव है। तो इसलिए जो है ये जो है अन्य स्थान पर वो श्रमिक जाके अपना काम अच्छे से कर सकेगा। तो ये भी आपके लिए एक बेनिफिशियल है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिविल इंजीनियरिंग जो मैनेजमेंट है वो क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आपके 9 पॉइंट आप अपने से भी इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें आप देखिए, निर्माण प्रबंधन के निम्नलिखित प्रकारों पर प्रकाश डालिए। जो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है वो क्या है कि एक प्रोसीजर होता है, उसका क्या क्या उसमें होने हैं, तो वो प्रोसीजर को पूरा इसमें लिखना है हमको। जैसे कि इसमें स्टेप वाइज है। पहला आयोजन है, जिसको बोलते हैं प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग है। और दूसरा है समन्वय। ठीक, और इसमें जो है संगठन। तीसरा है नियंत्रण। अब इसमें हम एक एक पॉइंट को समझते हैं अच्छे से। ठीक है, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। ठीक, कि क्या इसके अलग अलग बिंदु हैं। 3-4 पॉइंट को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अभी मैं एक एक को समझा देता हूँ। आयोजन देखिए, प्लानिंग। आयोजन जो होता है प्लानिंग, जब कोई भी प्रोजेक्ट में समझ लो कि आपको कोई प्रोजेक्ट मिल गया है। ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट आपको मिल गया, मान लो ब्रिज बनाना है। ब्रिज बनाने के लिए क्या क्या प्रोसीजर अपनाएंगे हम उस कंपनी में, या जो कंपनी आप काम करा रहे हैं, या आप ही JEM सपोज दैट हो गए, तो कोई प्रोजेक्ट बना है, ब्रिज बनाना है, तो उसमें क्या क्या प्रोसीजर अपनाएंगे, उन सारे प्रोसीजर को इसमें लिखना है, बस यही समझ लीजिए। तो आप मान लो ब्रिज बनाना है तो आपको एक प्लानिंग करना होगा कि आपको जो भी प्रोजेक्ट बनाना है उसका प्लानिंग करना होगा कि इसमें कितना पैसा लगेगा, क्या लगेगा, या ब्रिज बनाना है इसका किस तरह का डिज़ाइन होगा, इस तरह का आपको सारा प्लानिंग करना पड़ेगा पहले। ठीक, तो वही चीज़ इसमें है कि प्रबंध तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण कार्य आयोजन है। जब प्लानिंग करेंगे तभी तो आप काम करा सकेंगे, या आप जो प्रोजेक्ट हो तैयार हो जाएगा। आयोजन बनाने के लिए सर्वप्रथम लक्ष्यों का निर्धारण किया है। इसमें लक्ष्य का आप निर्धारण करेंगे कि क्या काम करना है, कितने लंबी तक ब्रिज बनाना है, ठीक, और कितनी ऊंचाई तक बनाना है, सारा चीज़ इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आयोजन की इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए ही किया जाता है। आयोजन बनने से पहले लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए। लक्ष्य स्पष्ट होगा तभी तो आप आगे काम करा सकेंगे। अब देखिए, इसमें बताया था कि क्या कितने पैसे उसके लगेंगे, वो भी दे रखा है। आयोजन निर्देशों एवं पूर्व अनुमानों फोरकास्ट के आधार पर निर्धारित किया जाता है। यह एक प्रशासनिक प्रक्रिया है जिसमें माध्यम से किसी नीति और मूर्त रूप से दिया जाता है। आयोजन में बहुत से विवरण तैयार किए जाते हैं। देख लीजिए सारे डिटेल्स, कितने का पैसे लगने हैं, क्या मटेरियल लगने हैं, कहाँ से मटेरियल आएगा, सारे जितने प्रोजेक्ट है सभी प्लानिंग इसमें पहले से हम कर रखते हैं। ठीक, प्लानिंग में नीतियों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के सहायक होते हैं। योजना में यह एक निर्धारित किया जाएगा कंपनी का कार्य क्षेत्र क्या होगा और किस प्रकार से कार्य करेगी। ठीक, प्रक्रिया पूरा किया जाएगा, कौन सी निर्माण विधियाँ अपनाई जाएंगी, किन किन पदार्थों का कितनी मात्राओं का आवश्यकता होगी, किस ट्रेड की। देखिए हम पहले ही बता दिए थे कि इसमें मात्रा क्या सामान लगेगा, हर एक चीज़ आपको देखना है। ठीक, इसमें देखिए कितनी व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, किन किन मशीनों की आवश्यकता होगी, किन किन उपकरणों की आवश्यकता होगी, कार्य आदि व्यवस्था करने भी अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। नई विकसित तकनीक जैसे कि बार चार्ट, क्रिटिकल पाथ मेथड पर आदि की सहायता ली जाती है। ये बार चार्ट जो समझ रहे हैं, बार चार्ट और क्रिटिकल पाथ मेथड ये होता है कि आपको जो काम करना है इसमें एक चार्ट ग्राफ बनता है, इस तरह से एक चार्ट ग्राफ बनता है। ठीक, इसे काम होता है कि ये खुदाई का कार्य है इसमें। ठीक है, ये जो है RCC का कार्य है। इस तरह से इसमें एक ग्राफ बनेगा और इसमें डेली वाइज अपडेट करता रहेगा इंजीनियर
कि कितना काम हुआ, ठीक, वो रिपोर्ट भेजता रहेगा ऊपर। तो इस बार चार्ट में ये शो करता है काम करने का क्या टाइम लिमिट है, कितना दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा, 20 दिन में RCC काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से एक बार चार्ट बनता है। और क्रिटिकल पाथ मेथड जो होता है वो भी यही चीज़ शो करता है कि कितने दिन प्रोजेक्ट को कितने दिन कंप्लीट करना है। अभी मैं आगे इसे आएगा, अभी तीसरे चौथे चैप्टर में रहेगा क्रिटिकल पाथ मेथड बार चार्ट, वहाँ पे मैं बताऊँगा क्या होता है ये, ठीक है। अभी आप ये समझिए कि आपको जो प्लानिंग में है वो सारा प्लानिंग करना पड़ेगा। प्लानिंग मीन समझ रहे हैं कि जो हम प्लान करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए, तो वही है ये प्लानिंग है। तो पहला स्टेप आपका क्या है कि प्लानिंग है। दूसरा है समन्वय मीन्स कोऑर्डिनेटिंग। समन्वय कोऑर्डिनेटिंग, जब आप सारा प्लानिंग कर चुकेंगे, अब आपको कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, सपोज दैट आप स्टार्ट कर दिए प्रोजेक्ट, तो उसमें क्या होगा, आप उसको कोऑर्डिनेटिंग करना पड़ेगा काम को स्टार्ट कराने के लिए। तो देखिए इसमें क्या है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए संगठन के विभिन्न विभागों को एकता की भावना पैदा करना, उनके लक्ष्य स्थापित करने का समन्वय कहलाता है। जब आप काम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने से पहले जितने उसमें इंजीनियर हैं, वर्कर्स हैं, सबको इकट्ठा करके आप बताएंगे कि इस तरह से आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। तो क्या करना है, उनके बीच एक समन्वय स्थापित होगा, यहाँ हमको इस प्रोजेक्ट तैयार करना है, इस तरह से आपको काम करना पड़ेगा। तो ये जो है हमारा कोऑर्डिनेटिंग हो जाएगा। तो इसमें आप देखिए परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए श्रमिकों तथा निरीक्षकों को अधिकारियों तथा प्रबंधकों में प्रत्येक चरण में समुचित समन्वय होना अति आवश्यक है। बड़े बड़े प्रोजेक्टों पर जहां अनेक निर्माण कार्य होते हैं, समन्वय तथा एकता की भावना अधिक आवश्यकता पड़ती है। समन्वय के द्वारा संगठन विभिन्न खंडों में आवश्यक सूचनाएं, जानकारियां, नीतियां, निर्माण स्वतंत्र रूप से पहुंची जाती हैं, जिसके कार्य प्रगति बनाए रखने में सुगमता बनी रहती है। तो ये आपका कोऑर्डिनेटिंग हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं ऑर्गेनाइजेशन में संगठन किसी भी छोटी या बड़ी परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए एक अच्छे संगठन की आवश्यकता रहती है, जो कार्य परिणाम के अनुरूप होनी चाहिए। संगठन किसी भी प्रबंधन व्यवस्था का जो है एक अनिवार्य प्रमुख अंग है। प्रबंधन तंत्र अपनी नीति उद्देश्यों का संगठन के द्वारा ही प्राप्त करता है। संगठन में कार्यरत सभी अधिकारियों कर्मचारियों का दायित्व स्पष्ट रूप परिभाषित करना आवश्यक है। संगठन का इकाइयों परस्पर संबंध भी होना चाहिए। अब देखिए इसमें तीसरा प्रोसीजर ऑर्गेनाइजेशन आ गया। इसमें क्या है कि जब आप कोई भी काम स्टार्ट के पहले प्लानिंग कर लिए, दूसरे नंबर पे आप जो है कोऑर्डिनेटिंग कर लिए, बता दिए किस किस तरह का आपको काम करना है। संगठन में क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में एक हम टीम गठित करेंगे, एक संगठन बनाएंगे जिसमें प्रॉपरली सब लोग वही जो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट अभी बताए थे, तो उस तरह से आपको पूरा बना लेंगे आप संगठन, जिसमें बड़े बड़े अधिकारी रहेंगे, उसके नीचे हायरार्की बना रहेगा। तो उसमें क्या होगा, जब कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, अगर कोई उसमें प्रॉब्लम आती है तो वो क्या करेगा, उससे संपर्क करेगा, वो अपने सीनियर संपर्क करेंगे, इस तरह से वो लोग संपर्क करेंगे। कोई भी अगर दिक्कत आती है तो वो जवाबदेही भी रहेंगे कि आपने कैसे काम कराया या आपने देखा नहीं। इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में बना रहेगा सारा हायरार्की, तो उसको भी आप देख सकते हैं। अब ये देखिए नियंत्रण, चौथा पॉइंट है कंट्रोलिंग। तो ये आपका 4 पॉइंट हो गया। इसमें क्या होता है, कंट्रोलिंग में परियोजना को समय कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ाने के लिए, एक निर्धारित समय पूर्ति बिंदु तक पहुंचाने के लिए इसको क्रियाओं के प्रभावी नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। अब आप प्रोजेक्ट प्लानिंग किए, कोऑर्डिनेटिंग किए, बता दिए, काम स्टार्ट हो गया। उसके बाद मैनेजमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाए, संगठन बनाए। संगठन ने अपना प्रॉपरली हर एक चीज़ मैनेजमेंट पे देखा कि काम चल रहा है, कैसे चल रहा है। कंट्रोल में क्या करना है कि उसको देखना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा नियंत्रण में कि आप जो काम चल रहा है वो सही समय पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। पता चला आज साल भर का काम है, 6 महीना हो गया, अभी तक 3 महीने का भी काम नहीं कंप्लीट हुआ, तो इस तरह से जो है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अब इसमें देखते हैं कि नियंत्रण व्यवस्था के प्रमुख चरण निम्न हैं। अब इसमें देखिए क्या है कि नियंत्रण व्यवस्था के प्रमुख चरण क्या निम्न है। विभिन्न कार्यों के संबंध में आधारभूत बेसिक स्टैंडर्ड का निर्धारण करना,
ठीक, किए गए कार्य का मापन, जो काम किए हैं उसका मेजरमेंट करना, मापे गए कार्य के मानकों की तुलना करना। अब जैसे जितना काम हुआ है उस काम को देखेंगे कितना अभी तक काम हुआ है, उसके बाद जो उसमें ग्राफ पहले से बना रखे हैं उससे मैच कराएंगे कि इतना काम हुआ है कि नहीं, जितना इसमें ग्राफ से तैयार किया गया है पहले से अनुमानित कि इतना काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। यदि प्रगति संतोषजनक न हो तो सुधार करने के उपाय करना। अगर सपोज दैट काम अभी लेट चल रहा है और वो या तो कोई प्रोजेक्ट सही से नहीं हो रहा है तो उसको उस टाइम लिमिट में सही से सुधार कर ले। तो इसका सारा जो है मेन जो प्रमुख चरण है, जो मेन बिंदु है, वो यही बिंदु है। तो अब 5वां इसमें देखेंगे, ऊपर 5वां नहीं दे रखा था, यहाँ पे 4 ही तक दिया है, इसमें 5वां भी है। 5वां भी आप देख लीजिए, डायरेक्टिंग, निर्देशन, ठीक है। 5वें के बाद इसमें 6ठा नहीं है, तो 5 ही तक है। इसमें क्या है कि डायरेक्टिंग है, निर्देशन, संस्था के विभिन्न विभाग में कार्य के वितरण तथा नियुक्ति के बाद प्रबंधन मैनेजर अगला कार्य नियुक्त कर्मचारियों को समूह निर्देशन करना। इसके अतिरिक्त अपने कर्मचारियों समूह से दिशा निर्देश देना। क्या होता है डायरेक्टिंग, क्या निर्देश दिया जाता है अधिकारियों को, जो मेन अधिकारी होता है समूह चीफ इंजीनियर है, चीफ इंजीनियर है, ये क्या करेगा, सभी जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं, उनको निर्देशित करेगा। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर क्या करेंगे, ये प्रोसीजर होता है PWD में, और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर क्या करेंगे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को निर्देशित करेंगे। ठीक, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर क्या करेगा, सभी असिस्टेंट इंजीनियर को निर्देशित करेंगे, सभी असिस्टेंट इंजीनियर को निर्देशित करेंगे। और सभी असिस्टेंट इंजीनियर क्या करेंगे, सभी जूनियर इंजीनियर को निर्देशित करेंगे। और जूनियर इंजीनियर ही वर्क कराता है तो वो सभी वर्कर्स को, सुपरवाइज़र को निर्देशित करेगा। तो इस तरह से हायरार्की बनी रहती है और उनको निर्देशित करते रहते हैं कि हाँ काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस तरह से काम को, प्रोजेक्ट को अच्छे से कंप्लीट किया जा सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इस पे देखिए, तो आप देखिए एक सफल उद्योग कर्मी के एंटरप्रेन्योर के गुण दीजिए। जो एंटरप्रेन्योर है, अब अभी तक हम कहाँ तक थे, वहाँ पे जो पहला चैप्टर था, चैप्टर में, और इसमें क्या है कि अब इसमें आ गए हैं एंटरप्रेन्योर में। ठीक, कुछ क्वेश्चंस इसके हैं। तो अभी हम इंट्रोडक्शन ही पार्ट देख रहे हैं, तो सबका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, ठीक है। अब हम इसमें चलते हैं। हाँ, एक सफल उद्योगकर्मी के एंटरप्रेन्योर गुण दीजिए। देखिए, अगर आपको लग रहा हो कि काफ़ी लंबा लेक्चर हो जा रहा है तो आपके पास अभी टाइम है, आपको डेली 1 से 2 घंटे का लेक्चर देखना है। डेली एक घंटे का इसको देखना है, 1 घंटे का स्टिल देखना है। टोटल आपके 5 से 7 लेक्चर हो जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। ये सब लेक्चर्स आप जहाँ 6 महीने में पूरा पढ़ते वो आपको 1 हफ्ते में आप समझ जा रहे हैं, तो कितनी अच्छी बात है। तो आप इसको ऐसा न मानिए कि आप वीडियो को आधा देखें उसके बाद कट करके रख दीजिए, ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जा रहा है, आपके लिए फायदेमंद है। तो आप इसको देखें ज़रूर, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। तो आप इसमें स्टार्ट करते, एक सफल उद्योगकर्मी के गुण दीजिए, ठीक है। इसका जो गुण पूछ रहा है, सफल जो एंटरप्रेन्योर है, ठीक, तो क्या क्या होना चाहिए उसमें हम देखते हैं। तो पहला, वो साहसी होना चाहिए, उद्यमी को एक साहसी व्यक्ति होना चाहिए और नए उद्योग धंधों के जोखिम के लिए हिम्मत रखना। भाई साहसी रहेगा तभी तो काफ़ी वो रहेगा। हार्ड वर्कर, उद्यमी के परिश्रमी होने चाहिए, क्योंकि नए उद्यम के लिए अधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है, ठीक। तो परिश्रमी होना चाहिए भाई, तभी तो अच्छा काम करेगा, वो अपने किसी इंडस्ट्री को चलाएगा। दृढ़ इच्छा शक्ति वाला होना चाहिए, ठीक, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला होना चाहिए वो। हाँ, कठोर जो मतलब होता है अपनी उसकी इच्छा, ताकि वो अपने से निर्णय ले सके कि हमको क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, इस तरह से। तो ये हो गया आपका जोखिम लेने वाला।
जोखिम लेने वाला होना चाहिए, ताकि कोई भी जोखिम उठा सके कि इस जो भी इंडस्ट्री है या जो भी प्रोडक्ट बना रहा है तो उसमें डिसीजन ले सके वो, जोखिम उठा सके, क्योंकि कोई भी कार्य उनके लिए नया रहता है और अनिश्चित होता है कि किस कार्य को कैसे करना है। ठीक है, तो ये भी जोखिम वाला होना चाहिए। अब हम चलेंगे कि कल्पना शक्ति वाला। कल्पना शक्ति में समझ रहे हैं, नए निर्माण उत्पादन में कल्पना शक्ति का बड़ा महत्व होता है। नए उद्यमी की कल्पना शक्ति प्रखर होनी चाहिए, जिससे वो उद्यम को बारीकियों को समझ सके। मीन्स कि वो पहले से कल्पना कर सके कि इस प्रोडक्ट को ऐसे हमको तैयार करना है। तो जब वो कल्पना किया रहेगा तभी तो अच्छे से उस प्रोजेक्ट जो भी इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट तैयार हो रहा है उसको अच्छे से देख सकेगा, इंस्पेक्शन कर सकेगा। तो ये भी कल्पना शक्ति वाला होना चाहिए। दूरदर्शी होना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए। उद्यमी दूरदर्शी व भविष्य दृष्टा होना चाहिए, जिससे वह आने वाले समय की मांग के अनुसार अपने उद्यम को ढाल सके। सपोज़ दैट आप मोबाइल का ही ले लीजिए, एक एग्ज़ाम्पल बताते हैं आपको। जैसे नोकिया कंपनी, ठीक है, नोकिया कंपनी क्या की, जो आपके नए मॉडर्न में जब नई मोबाइलें आई एंड्रॉयड में, ठीक, जो स्मार्टफोन, वो क्या किया, नहीं ला पाया। स्मार्टफोन क्या किया, नहीं ला पाया। और जो नई कंपनियां, मान लीजिए सैमसंग देख लीजिए, सैमसंग ने क्या किया कि अब जैसे माहौल चल रहा है प्रेजेंट टाइम, उस तरह से अपने आप को ढाल लिया। एंड्रॉयड मोबाइल भी आ गया इसका अब, ठीक। जब अदर कंपनियां लेकर आए एंड्रॉयड, ये भी एंड्रॉयड ला दिया। अब अदर कंपनी देख रही है कितनी सस्ती मोबाइल कर दी, तो अब सैमसंग ने भी सस्ता कर दिया। तो इस तरह से आपको जैसा माहौल चल रहा है मार्केट में, उस तरह से आपको वो ढल जाना चाहिए। ऐसा आपका दूरदर्शी होना चाहिए। जो उद्यमी है वो ऐसा होना चाहिए कि जो मांग के अनुसार अपने आप को ढाल ले कि हाँ ये डिमांड है, तो वो डिमांड को पूरा कर सके। वो धैर्यवान होना चाहिए, उद्यमी को धैर्यवान होना चाहिए। उसे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपना धैर्य बनाए रखना चाहिए। अब यही देखिए, सपोज़ दैट कोई इंडस्ट्री चला रहा है, ये देखिए लॉकडाउन आ गया, तो इसमें काफ़ी उद्यमियों को तो नुकसान हुआ होगा, काफ़ी उद्यमियों को तो प्रॉफिट भी हुआ होगा। जिस उद्यमियों को नुकसान हुआ होगा तो उनको धैर्य बनाए रखना पड़ेगा कि आगे जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तो फिर से हमारा कंपनी चलेगा या हमारा इंडस्ट्री चलेगा। तो एक चीज़ ये भी ज़रूरी है, धैर्यवान होना बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो ये आप देख रहे हैं, आत्मविश्वासी होना चाहिए, ठीक। नए उद्यमी को आत्मविश्वासी होना ज़रूरी है, क्योंकि जो नया कार्य सोच विचार के बाद करने जा रहा है उसे गतिमान बनाए रखने की जिम्मेदारी भी उसी की है। कोई भी प्रोजेक्ट अगर वो कर रहा है, स्टार्ट किया, तो वो आत्मविश्वासी रहना चाहिए कि हाँ इसमें प्रॉफिट हमारा ज़रूर होगा या हमारा प्रोडक्ट बिकेगा ज़रूर, जो हम इंडस्ट्री लगाए हुए हैं। तो वो भी ज़रूरी है। आशावादी होना चाहिए, ठीक। व्यापारिक काम धंधों में उद्यम के प्रति आशावादी होना चाहिए। निराशावादी व्यक्ति कभी सफल नहीं हो पाता। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपका सफलता नहीं मिलेगी आपको, और अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी। तो इसमें वही चीज़ होना चाहिए कि आशावादी होना चाहिए। इसी युक्ति में ध्यान रखना चाहिए कि हाँ हमारा जो इंडस्ट्री लगाए हैं वो हमारा इंडस्ट्री सफल होगा, ये भी उसको पहले से पता होना चाहिए, ठीक। और ईमानदार, व्यापारिक काम धंधों में ईमानदारी आवश्यक है, ठीक है। ईमानदार होना चाहिए ये, और ईमानदारी व्यक्ति को साख बाज़ार में बन जाती है। अगर ईमानदार रहेगा तभी तो एक अच्छा प्रोडक्ट बनाएगा, नहीं तो उसमें भी क्या करेगा, ईमानदार नहीं है, मिलावट करने लगेगा, तब पर भी मार्केट में उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक। मितव्ययी, उद्यम के लाभ के लिए अति आवश्यक है। उद्यम को चलाने के लिए मितव्ययी ध्यान रखा जाए, ठीक है। ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाए जो इकोनॉमी हो, तो ये भी होना चाहिए, ठीक है। आर्थिक स्थिति एक नए उद्यमी को हालांकि वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, फिर भी उसकी आर्थिक स्थिति संतोषजनक होनी चाहिए, ठीक है। जिनकी आर्थिक स्थिति है वो भी अच्छी होनी चाहिए। एक ऐसा उद्यमी होना चाहिए, तभी तो वो उद्योग कर सकेगा। पता चला आर्थिक स्थिति ठीक ही नहीं है और वो उद्योग
कर ही नहीं पाएगा तब। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे निर्माण उद्योग के लिए कौन से साधन नितांत आवश्यक हैं। संक्षेप में वर्णन कीजिए। निर्माण उद्योग के लिए आवश्यक संसाधन। रिसोर्स नीडेड फॉर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कोई भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आप चला रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या रिसोर्स की आवश्यकता है, उसको चलाना है, तो हम थोड़ा देखेंगे इसमें। तो पहला हम देख लेते हैं, ये देखिए कोई भी कंस्ट्रक्शन काम कराना है क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी, हम इसको देखना है। ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चाहे कर दे, चाहे कंस्ट्रक्शन वर्क कर दे, ठीक है, या प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दे, इस तरह की जितने चीज़ें हैं, अगर इस तरह से कह रहा है तो समझो कि कोई कंस्ट्रक्शन हमको काम कराना है या कोई कंपनी स्टार्ट करनी है, तो किस क्या क्या हमें रिसोर्सेज, क्या क्या उपकरण या संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी, उन कुछ चीज़ को हम देख लेते हैं। सबसे पहले मेन चीज़ होता है जिस पे सभी दुनिया घूमती रहती है, वो है आप देख लीजिए पूंजी। वो क्या है? पूंजी है। ये देखिए वो क्या है कि पूंजी है। किसी परियोजना को पूर्ण रूप देने के लिए सर्वप्रथम धन की आवश्यकता रहती है। ठीक, यदि निर्माण के लिए आवश्यक धन की समय व्यवस्था नहीं होती तो कार्य उसकी चरण में रुक जाता है और तब तक व्यय किया गया धन समय दोनों व्यर्थ चले जाते हैं। तो पूंजी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोजेक्ट लगाने के लिए। ठीक, और इसमें देखिए सामग्री, जो भी सामग्री आप उपयोग कर रहे हैं, तो निर्माण सामग्री की आवश्यकता होती है। अनुमान निर्माण लागत 70% से अधिक धन सामग्री पर ही व्यय होता है। सामग्री रहेगा तभी तो आपकी इंडस्ट्री चलेगी, या सामग्री रहेगा तभी तो आप कोई भी वर्क करा सकेंगे। तो इस तरह से आपको सामग्री होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मशीनें, उपकरणें, बड़े निर्माण कार्यों में मशीनों की विशेष महत्व है। कुछ मशीनों में श्रमिकों की आवश्यकता को कम करती है। ठीक है, जैसा कि जेसीबी अगर आपके पास है तभी तो आप खुदाई का कार्य आसानी से कर सकेंगे, आपको लेबर की आवश्यकता कम पड़ेगी। ठीक, और इस तरह से आपके पास जो भी उपकरण हैं वो सभी अवेलेबल होने चाहिए। ठीक, तो आगे चलते हैं। इसमें देखिए श्रमिक में निर्माण कार्य पर बहुत से कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ठीक, तो आपके लिए श्रमिक भी बहुत ज़रूरी है, एक श्रमिक भी होना चाहिए। ठीक, और उसके बाद प्रबंधन अभी बता दिए, मैनेजमेंट। ठीक, मैनेजमेंट तो ये आपके लिए ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, अभी हम पहले ही बता दिए थे कि मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है आपके लिए, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट बताए थे। ठीक, प्रोजेक्ट वगैरह का इसमें 9 पॉइंट थे। अब हम चलते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे तैयार किया करने की सूचनाएं सम्मिलित करना आवश्यक है। कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने, मान लो सपोज दैट कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम कराना है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का काम कराना है, उसका प्रोजेक्ट एक बनाइए, तो उसमें क्या क्या सूचनाएं सम्मिलित करना है, वो क्या क्या ज़रूरी है, उसको इसी में देखेंगे, प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। तो इसमें सबसे पहले लैंड, भूमि, किसी भी निर्माण परियोजना को पूर्ण रूप देने के लिए भूमि की विशेष तौर की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भी इसको मेंशन करेंगे कि भूमि कैसे उपलब्ध हो। ठीक है, और औद्योगिक बस्ती में उद्योग स्थापित करने के लिए भूमि उद्योग विभाग द्वारा उचित दरों पर आवंटित की जा सके। परियोजना रिपोर्ट में भूमि की भी क्षेत्रफल कम मूल्य की आवश्यकता होती है। सपोज दैट आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए सबसे पहले एक ज़मीन लेंगे जहाँ पे आप सारा मटेरियल डंप करेंगे, फिर वहाँ से सभी वर्क को कराएंगे। या फिर आप इंडस्ट्री डाल रहे हैं, तो इंडस्ट्री जो डालेंगे, तो इंडस्ट्री डालने के लिए आपको एक भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, तो आप वहाँ पे भूमि को हायर करेंगे या ख़रीदेंगे, तो इसमें आप भूमि मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप बिल्डिंग भवन रिपोर्ट में फैक्ट्री, भवन की कुर्सी, क्षेत्रफल, छतों, फर्शों की बनावट, छत ऊंचाई इत्यादि वर्णन करना चाहिए। आप भूमि पे कोई बिल्डिंग बनाएंगे तभी तो आप वहाँ इंडस्ट्री लगा सकेंगे, या जो आप ज़मीन लिए हैं, कंस्ट्रक्शन मान लो करा रहे हैं, तो आप वहाँ पे भी तो कोई बिल्डिंग बनाएंगे तभी तो वहाँ पे सभी इंजीनियर्स वर्कर्स रहेंगे, या वहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन का मटेरियल रखना है, किस तरह से रखना है, वो सारा चीज़ उपलब्ध होना चाहिए। तो ये भी आप भूमि मेंशन करेंगे। विद्युत मशीनों के लिए पावर कहाँ से उपलब्ध होगी, इसकी भी व्यवस्था करनी पड़ेगी प्रोजेक्ट में।
तो इस तरह से आप भूमि हो गया, भवन हो गया, विद्युत हो गया, ठीक। अब ये जल आपूर्ति, भाई पानी तो बहुत ही ज़रूरी है, चाहे आप इंडस्ट्री लगाइए और चाहे कंस्ट्रक्शन का काम करिए, तो कहाँ से पानी आएगा या निगम द्वारा कनेक्शन लेना है तो उस सारा मेंशन रहना चाहिए। उपकरण मशीनें जो उसमें यूज करने हैं तो वो भी हम कहाँ से आएंगी उसका भी व्यवस्था होना चाहिए, ठीक। कच्चा माल जो रॉ मटेरियल आ रहा है कहाँ से आएगा उसकी भी सूची तैयार करना पड़ेगा, हमको पूरा ब्यौरा रिपोर्ट देना पड़ेगा ना कि कहाँ से इसका माल आएगा, क्या काम होगा क्या नहीं होगा, ठीक। श्रमिक कहाँ से आएंगे, कुशल श्रमिक लेना है कि अकुशल लेना है, क्या मजदूरी उनको देना है, ये सब सूची तैयार करना पड़ेगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। तो श्रमिक भी बहुत ज़रूरी है। वित्तीय स्रोत, कहाँ से पैसा आएगा आप जो काम करेंगे तो उसका भी उसमें मेंशन करना पड़ेगा कि ये पैसा कहाँ कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। निर्माण उत्पादन, देखिए या तो आप निर्माण कराइए या तो उत्पादन के लिए इंडस्ट्री जो लगाए हैं, दोनों के हम लिए बता रहे हैं आपको। तो उद्योग में अपनाई जाने वाली उत्पादन प्रक्रिया संक्षिप्त उल्लेख परियोजना रिपोर्ट होनी चाहिए, ठीक है। क्या उत्पादन कर रहे हैं, क्या आप प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, वो सारा डिटेल्स जो है उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होना चाहिए, ठीक है। और जो कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं आप, तो कंस्ट्रक्शन किस तरह से करा रहे हैं, क्या करना है कंस्ट्रक्शन में, वो सारा इसमें रिपोर्ट में मेंशन होना चाहिए। लाभ विश्लेषण, भाई काम करा रहे हो चाहे इंडस्ट्री लगा रहे हो चाहे कंस्ट्रक्शन का काम करा रहे हो तो आपको उसमें लाभ तो चाहिए ही चाहिए। तो आप लाभ लेने के लिए तो लाभ भी तो मेंशन करेंगे, क्या लाभ मिलेगा आपको पूरा। तो प्रस्तावित उद्योग से उद्यमी कितना लाभ होगा, लाभ कब कैसे प्राप्त होगा, इस पर भी अच्छी तरह से विचार करके रिपोर्ट में लिखना चाहिए। और बिना लाभ के तो कोई काम कराया नहीं, तो आपको लाभ भी उसमें लिखना पड़ेगा। तो हम ये आपको करा दिए। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, ठीक। कुछ चीज़ें आपको फिर से वही चीज़ें इसमें लिखा हुआ है, कुछ क्वेश्चंस हैं दोबारा कराया हुआ है इसमें, तो अभी हम उसको भी देख लेंगे, थोड़ा सा इसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं, ठीक। ये हमको लगता है ये 2 पार्ट में होगा आपका पहला चैप्टर फर्स्ट, क्योंकि काफ़ी ये देखिए लेंदी चैप्टर है, तो हम इसको 2 पार्ट में कराएंगे। ये देखिए काफ़ी लेंदी चैप्टर है ये, ये करीब 25 पेज का है, मतलब 2-2 पेज करके 50 पेज का है, या 3 पार्ट में भी जा सकता है ये। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निर्माण टोली का क्या अर्थ है, ठीक है। निर्माण टोली का क्या अर्थ है ये देखेंगे, उसमें क्या उद्देश्य हैं लिखिए तथा मालिक की भूमिकाओं पर प्रकाश डालिए। तो निर्माण टोली मीन्स कंस्ट्रक्शन टीम। कोई भी बड़ी परियोजना कभी भी एक व्यक्ति से सिरे न चढ़ सकती है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन टीम वही जो टीम तैयार करना है, वही कंस्ट्रक्शन टीम जो काम करेगी। उसमें कौन कौन से होंगे वो देखते लेते हैं एक बार हम। जो भी प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में कौन कौन से लोग सम्मिलित रहते हैं, मेन कंस्ट्रक्शन टीम जो होती है वो एक बार देख लेते हैं। इसमें मालिक होता है, मान लो सपोज दैट कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग वाला जो ओनर होगा वो होगा, ठीक, बिल्डिंग वाला ओनर होगा। उसके बाद इसमें जो है इंजीनियर होगा जो काम कराएगा, आर्किटेक्ट। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर होगा, ठीक, जो ठेकेदार होगा जो ठेका लेगा उसको काम कराने के लिए। तो इसमें 3 लोग मेनली काम करते हैं, ठीक। तो मालिक क्या करेगा, अपना प्रोजेक्ट जो भी है उस किसी एक संस्था को दे देगा, उसमें इंजीनियर होंगे। इंजीनियर जो है अपना पूरा उसको बनाएंगे, जो भी उसका एस्टीमेट तैयार करना है और क्या लागत है हर एक चीज़ उसको इंजीनियर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर लेगा। इसके बाद वो टेंडर निकाल देगा, जो कि ठेकेदार को टेंडर मिल जाएगा, ठीक। ठेकेदार अपना टेंडर ले लेगा और अपना वो काम कराएगा।
जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट अपना लेगा। तो इस तरह से इसमें आपको लिखना है। ठीक, तो आप इसमें देखिए निर्माण उद्योग कितने प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निर्माण उद्योग की आपको बहुत ज़रूरी है इसको जानना। ठीक, तो निर्माण उद्योग आप देखिए कि ये जो है 3 भागों में बांटा गया। लघु निर्माण, भारी निर्माण, औद्योगिक निर्माण। ठीक, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है ये कितने प्रकार, इसमें देखिए 3 प्रकार को डिवाइड किया गया है। तीनों को हम एक एक करके देख लेते हैं। ये देखिए लाइट कंस्ट्रक्शन, इसके अंतर्गत सभी प्रकार के आवासीय भवन, स्कूल, कॉलेज, नॉर्मली जो भवन बनते हैं उसी आते हैं। लाइट मीन्स हल्का, लघु तो सामाजिक व्यवसायिक भवन, सड़कें, जल आपूर्ति व सीवर प्रणाली का निर्माण आदि इत्यादि आते हैं। इनके निर्माण के लिए सीवर की बड़ी आयोजन किया जाता है। सीवर प्रणाली का निर्माण इत्यादि आते हैं। इसके निर्माण के लिए बड़े आयोजन आवश्यकता होती है, नहीं है जो बड़ा आयोजन है उसको आवश्यकता नहीं पड़ती है। ईंट, पत्थर, इस्पात, कंक्रीट इत्यादि मटेरियल का उपयोग किया जाता है। इसकी लागत लाखों रुपए तक होती है। ठीक, जो लघु निर्माण होता है ये केवल लाखों रुपए तक ही इसका कास्ट होता है, ये याद रख लीजिए। हैवी कंस्ट्रक्शन में इसके लिए अंतर्गत होटल, अस्पताल, महामार्ग, रेलवे, नहर, बांध, सुरंग, पुल, इस तरह के जो कार्य होते हैं वो हैवी कंस्ट्रक्शन में आते हैं। इसमें जो है जो भी इसका कास्ट आता है वो करोड़ों में आता है, लागत करोड़ों में आती है। ठीक है, तो इसमें काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनें आवश्यकता पड़ती है। तो ये हमारा हैवी कंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक, औद्योगिक निर्माण इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन। तो इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन में जो है के लिए विभिन्न शाखाओं में विशेषज्ञों तथा अभियंताओं द्वारा जैसे सिविल, यांत्रिक, विद्युत, रासायनिक ठीक आवश्यकता पड़ती है। औद्योगिक निर्माण के पैमाने पर आयोजना बनानी पड़ती है। कुछ मुक्त औद्योगिक निर्माण तथा बिजली, इस तरह से औद्योगिक निर्माण में जैसे कि आप देख रही है कि कोई रिफाइनरी इंडस्ट्री लगा रहा है। ठीक, कोई बिजली उत्पादन करने के लिए जो थर्मल पावर प्लांट बना रहे हैं, रासायनिक कारखाने बना रहे हैं, उर्वरक प्लांट बना रहे हैं, चीनी मिल, ये सब क्या है औद्योगिक निर्माण है। तो ये 3 तरह के निर्माण होते हैं, बता दिए। लाइट होता है, ठीक, उसके बाद जो है हैवी होता है, फिर इंडस्ट्री होता है। तो अगर पूछे कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री तो आपको इसमें 3 लिखना है। भारत की मुख्य निर्माण संभावनाओं पर प्रकाश डालिए। तो इसमें क्या है डिपार्टमेंट वाइज निर्माण बांट दिया है। मुख्य निर्माण संभावना प्रकाश डालिए, तो आप भी भारत की पूछ रहा है, गवर्नमेंट की दिखा दीजिए कि राजकीय विभाग की मीन्स केंद्र CPWD ठीक, वही केंद्रीय लोक निर्माण विभाग लिखा है। रेलवे है, MES है, नगर पालिका है, जिला परिषद है, पंचायत, अन्य सरकारी संस्था, सार्वजनिक निगम में आप देख लीजिए NTPC, ONGC, NTPC रोड्स, ये सब सार्वजनिक कंपनी है। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, प्राइवेट बिल्डर, DLED, अंसल, कोई भी हो प्राइवेट बिल्डर जो आप जानते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब यही भारत में सिविल निर्माण भावी संभावनाओं पर प्रकाश डालिए। वही सेम चीज़ वही इसमें फिर एक क्वेश्चन में आ गया घुमा फिरा के, तो इसको भी आप अपने से लिख सकते हैं। तो भारतीय पेटेंट एक्ट, भारतीय एकतत्व एक्ट ठीक की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो ये भी आप देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये क्वेश्चन। भारतीय एकत्व अधिनियम के प्रमुख विशेषताएं, यह एक नया कानून मंत्रालय के अधीन है। यह भारतीय एक्ट 1970 में पार्लियामेंट से बना, 5 राष्ट्रपति द्वारा राजाज्ञा जारी की गई। इस एक्ट संशोधन में 4 अप्रैल 2005 को 1970 को जारी हुआ, संशोधन किया गया। इसमें फिर संशोधन अधिनियम अमेंडमेंट एक्ट 2005 के नाम से जाना गया। ठीक है, ये जो है इस संशोधन में क्लाज ए, क्लाज बी 37, 41, 42, 72, 59 का संशोधन भी थे। इस अधिनियम द्वारा किसी भी प्राकृतिक या कृत्रिम उत्पाद को भारत सरकार से पेटेंट कराकर स्वामित्व प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, ये हम एक्ट के बारे में थोड़ा सा बता दिया आपको। और ये जो है आप इसको तो देख ही सकते हैं अपने से ही। आप निर्माण कानून के प्रबंधन मैनेजमेंट में क्या गुण होने चाहिए, तो इसमें मैन मटेरियल मनी का ही मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो वो आपके लिए देखना है कि किस तरह से मटेरियल लग रहा है, इन सब को गुणों के बारे में आपको इसमें लिखना है।
और ये जो है आपको हमें करा ही दिया अभी, जो कंस्ट्रक्शन प्लानिंग और शेड्यूलिंग है वही जो अभी वहाँ पर कराया था, सेम वही चीज़ ये है। ठीक, इसमें इसके अंतर्गत आते हैं शेड्यूलिंग में, वही जो क्या प्रोजेक्ट है किस तरह से काम स्टार्ट किए हैं इस तरह से। अब हम चलते हैं, ये मेन आपके लिए जो टॉपिक है क्रेडिट नोट क्या है, इस पर हस्ताक्षर करने के लिए कौन सा सक्षम है। क्रेडिट नोट क्या है, इस पर हस्ताक्षर करने के लिए कौन सक्षम है, इसे भरते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। अब इसको ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, इम्पोर्टेंट है, तो ये इसको हम देख लेते हैं। क्रेडिट नोट एक जमापत्र या जमापत्र, ठीक, सरकारी विभाग रेलवे के माल भाड़े का भुगतान न करके जमापत्र के रूप में करते हैं। रेलवे या जमापत्र महालेखाकार को भेज देता है। उल्लेखित धनराशि संबंधित विभाग के खाते में डेबिट दिखाकर रेलवे के खाते में आकलन क्रेडिट कर देता है। क्रेडिट नोट को साख पत्र भी कहते हैं। क्रेडिट नोट जो होता है ये एक तरह से मतलब बॉन्ड पेपर की तरह होता है, जिसमें पैसा मेंशन रहता है, ठीक है, या जमा पत्र। इसमें क्या करता है कि जो सरकारी विभाग का आपको भाड़ा देना है रेलवे का, मान लो आप कोई भी सीमेंट वगैरह मंगवाएं, जो कंपनी कहीं भेजती है तो रेलवे के माध्यम से भेजती है, तो उसमें जो भी पेमेंट उसको करना रहता है वो एक जमा पत्र के रूप में करता है। ठीक, जमा पत्र आपको मिलता है, बैंक वगैरह से मिल जाता है, वहाँ से जमा पत्र लेके आप उसको भर के फॉर्म आप फिलअप कर दीजिए, तो जो पैसा है उसको वो मिल जाएगा। हस्ताक्षर अधिकार क्रेडिट नोट की 3 प्रतियों में बनाया जाता है। विभाग की ओर से इस अधिशासी अभियंता या सहायक अभियंता हस्ताक्षरकर्ता अपनी सील भी लगा देता है। ठीक, इसमें क्या होता है, 3 प्रति होती है। 3 प्रति जो होती है, एक जो डिपार्टमेंट इशू की है उसको रख लेता है, एक भेज देता है, और एक जो है जो काम कराया है या जो प्रोडक्ट भेजा है उसके पास वो पहुंच जाती है। 3 प्रति होती है। सावधानियाँ ये है कि क्रेडिट नोट की 3 प्रतियों में भरा जाएगा। क्रेडिट नोट को एक प्रति स्टेशन मास्टर, देखो यहाँ स्टेशन मास्टर अपने हस्ताक्षर करके और स्टेशन की सील लगाकर महालेखाकार को भेज देता है। ठीक, और उसके बाद फिर जो है दूसरी प्रति फॉरवर्डिंग नोट के रूप में स्टेशन में जमा हो जाती है। तीसरी प्रति क्रेडिट नोट जारी करने के विभाग में रह जाती है। देखो, तीसरी प्रति क्रेडिट नोट जारी कौन करेगा, कोई डिपार्टमेंट करेगा। जो भी सीमेंट मंगवाया है, मान लो PWD मंगवाया है तो PWD उसके पास एक रह जाएगा, एक जहाँ से भेजा जाएगा स्टेशन मास्टर के पास। तीसरी जो है वो भेज देगा, जहाँ पे जाना है वहाँ पे चला जाएगा। ठीक, प्राप्तकर्ता के नाम पर पते और साफ उल्लेखित करना चाहिए तथा उस पर जारी करने के कार्यालय की मुहर लगानी चाहिए। नोट पर माल का प्रकार, मार्का, गिनती नंबर सहित अंकित किया जाना चाहिए। ठीक, तो आपको पता हो गया कि क्रेडिट नोट क्या है। अगर क्रेडिट नोट नाम सुनते ही ठीक, आपको तुरंत ध्यान में आ जाना चाहिए कि जो है जमा पत्र। क्रेडिट नोट नाम सुनते ही आपको पता हो जाना चाहिए कि रेलवे का जो भाड़ा है वही देने के लिए। ठीक, अब हम चलेंगे, यह कुछ जो इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक हैं वो मैं बता रहा हूँ कि ये जो है क्या होते हैं इनके बारे में। ठीक, अब ये है T&P के अप्रोच सामानों का निपटान की प्रक्रिया संक्षेप में परीक्षण कीजिए। जब स्टोर की गई वस्तु लगातार प्रयोग करने के लाभदायक नहीं रहती है, किसी कारण बेकार या नष्ट हो जाती है, स्टोर के लेखों निकाल दिया जाता है। लेखा पद्धति बट्टे खाते में डालकर राइट ऑफ कहते हैं। ठीक है, T&P मतलब टूल एंड प्लानिंग। अनुपयोगी सामान को लेखा को निकालने के लिए सर्वोत्तम आख्या सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की जाती है। ठीक है, जो सामान है जिसका आपको यूज नहीं है, बेकार हो गया है, तो उसका एक लिस्ट बना के उसको जो है वापसी में भेज देते हैं। ठीक, तो इस तरह से उसका एक रिपोर्ट तैयार कर लेती है। उन विषयों को लेखों को निकालने के लिए सर्वोत्तम आख्या सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो उसी को टूल एंड प्लानिंग, अनुपयोगी जो है सामान जो है उसको एक लिस्ट तैयार करेंगे, तो वही निपटान की प्रक्रिया को समझे। तो आपको इसको ही बता देना है कि तो उसको तैयार करते हैं फिर उसको भेज देते हैं।
अभी देखिए मापन पुस्तक है, मापन पुस्तक है मीन्स मेजरमेंट बुक, MB। मापन पुस्तक क्या होती है? मापन पुस्तक के प्रयोग रख रखाव होने वाले समस्त उपयोग सोच समझाइए। जो मेजरमेंट बुक होती है, मेजरमेंट बुक जब आप जेई बन जाएंगे तो वहाँ पे ये बुक देखेंगे तो यूज होता रहेगा। MB बोलते हैं इसको शॉर्टकट में, ठीक, शॉर्टकट में इसको MB बोलते हैं, मेजरमेंट बुक। तो इसमें हम देखेंगे कार्य तथा सप्लाई से संबंधित सभी माप, जो कार्य हो रहा है, सप्लाई हो रही सामान की, उस संबंधित माप पुस्तिका में दर्ज किए जाते हैं। यह विभाग की अति आवश्यक तथा मूल अभिलेख है, जिसकी शुद्धता सत्यता का पूर्ण जिम्मेदारी इसे माप दर्ज करने वाले अधिकारी की होती है, ठीक। और माप पुस्तिका में अवर अभियंता, सहायक अभियंता तथा अधिशासी अभियंता सभी आधिकारिक प्रविष्टियाँ करने के लिए अधिकृत हैं। अवर अभियंता माप पुस्तिका पर ही भुगतान होता है, देख लीजिए। तो इस तरह से जो है जो जेई होता है वो इस पर मेंशन करता है माप मेजरमेंट बुक में, और उसमें जितना टोटल कास्ट आता है वो लास्ट में दिखा के वही गवर्नमेंट से पैसा इशू करा देता है, तो तब जाकर ठेकेदार को पैसा मिलता है। प्रयोग के एवं रख रखाव होने वाली समानताएँ अनियमितताएँ, तो इसमें है पैमाइशकर्ता के मौके पर न जाना, प्रयोग रख रखाव होने वाले सामान्य अनियमितताएँ, ठीक है। तो पैमाइश करते समय माप पुस्तिका साथ में न ले होना, ये सब क्या है? अनियमितता है। भ्रामक पैमाइश दर्ज करना, भुगतान के बाद पैमाइश फेरबदल कर देना, चेंज कर देता, प्रविष्टियाँ क्रॉस न करना, पेंसिल पर स्याही फेरना, कटिंग पर हस्ताक्षर न करना, खाली स्थान छोड़ना। तो इस तरह के जो चीज़ें उसमें करते हैं वो अनियमितताएँ हैं, ये नहीं करना चाहिए। प्रयोग की विधि आपको कैसे यूज करना है उसको, ये प्रयोग की विधि मापन पुस्तिका में पैमाइश दर्ज करने के बाद मध्य का भी परिमाण, आयतन, क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है, जिससे उपयुक्त कॉलम सदैव सही से लिखा जाता है, ठीक है। तो ये जो है मेजरमेंट बुक में जो भी एरिया वगैरह जो निकाल रहे हों, कितना गिट्टी लगा, क्या लगा, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन रहता है, ठीक है। अब ये देखिए SDO के क्या कर्तव्य होते हैं। SDO मीन्स जूनियर इंजीनियर या सब डिविजनल ऑफिसर, ठीक है, जूनियर इंजीनियर या सब डिविजनल ऑफिसर, ठीक है, जेई। तो इनका क्या कर्तव्य होता है, वो कर्तव्य ही इसमें लिखना है, क्योंकि जेई का सबसे ज़्यादा कर्तव्य होता है, ठीक है। ये देखिए इतना ज़्यादा इनका कर्तव्य है, ठीक है, सारा कर्तव्य कुल इन्हीं को होता है, जो भी काम कराना है, ठीक है। ये देखिए SDO के क्या कर्तव्य होते हैं, तो हम देखेंगे SDO के क्या कर्तव्य होते हैं, या जूनियर इंजीनियर के क्या कर्तव्य होते हैं। अवर अभियंता को ही जूनियर इंजीनियर बोलते हैं इंग्लिश में, जितने लोग न जान रहे हो आपसे जान लें कि जूनियर इंजीनियर का हिंदी जो है, ठीक, अवर अभियंता ही होता है। कुछ लोग हंस रहे होंगे कि क्या सर इसको बता रहे हैं, तो कुछ लोग को पता भी नहीं होगा, मैं बता दूं। SDO भी बोलते हैं, पहले बोलते थे सब डिविजनल ऑफिसर, ठीक, क्योंकि डिविजनल ऑफिसर जो होता है वो AE होता है उस डिवीज़न का, ठीक। तो हाँ, ये आप देखिए इनके जो 4 कार्य हैं मेन, वो 4 कार्य क्या है? नए निर्माण संबंधी कार्य, अनुरक्षण मीन्स मेंटेनेंस संबंधी कार्य, भंडारण संबंधित कार्य, लेखा संबंधित कार्य। तो ये 4 इनके कार्य हैं। चारों में क्या क्या पॉइंट वो देख लेते हैं। नए निर्माण संबंधी कार्य, सर्वेक्षण तथा तलीक्षण कार्य, लेबलिंग का कार्य जो होता है, भूमि अधिग्रहण कार्य, जो भूमि हायर करते, एस्टिमेट तैयार करना भी इन्हीं काम होता है, निशानदेही लगवाना, सामग्री का जो मैनेजमेंट है वो भी यही काम है, निर्माण कार्य, प्रगति रिपोर्ट जो भेजना, पैमाइश कराना, अनाधिकृत कब्जा रोकना, नोटबुक रखना तथा उसे अपडेट करना, वही जो मैनेजमेंट बुक है उसको अपडेट करना पूरा इन्हीं का काम रहता है, ठीक। अब मेंटेनेंस संबंधी कार्य देख लेते हैं। मान लो नहर संबंधी कार्य है, ठीक, तो प्रवाह की जाँच करना वो इन्हीं का काम है। ये जो मान लो सिंचाई विभाग का जो जेई होगा उसका ये काम है कि प्रवाह की जाँच करना, तेल में मिश्रण को बनाए रखना, तेल पर मिश्रण को बनाए रखना, कटाव को रोकना, गेज रीडिंग लेना, सिल्ट सफाई कराना, मोगों की जांच करना, ये सब जेई का काम होता है, ठीक है।
सड़क संबंधी कार्य सड़क संबंधी कार्य तो ये जो है गैंग कार्य, निरीक्षण सामग्री निरीक्षण, गृह पुलिया सबका निरीक्षण करना, मरम्मत कराना, ये सब जेई का काम होता है। ठीक, भवनों संबंधी कार्य, इसमें जो वार्षिक मरम्मत होती है बिल्डिंगों में, वो सब जेई का काम है। ठीक है, बिल्डिंग कराना। भंडारण संबंधी कार्य में भी देख लीजिएगा आप कि क्या क्या इसके कार्य हैं। भंडारों को व्यवस्थित ढंग से रखना, रजिस्टर लेखे में तथा सतिथि रखना, सुरक्षा संबंधी उपयोग निरीक्षण करना, रिटर्न भेजना, सामान का आगत निर्गत का लेखा जोखा रखना सॉरी इस तरह से इनका जो है कार्य होता है। लेखा संबंधी कार्य में देख लीजिए, मास्टर रोल का भुगतान करना, कार्य प्रभावित कर्मचारी का वेतन बिल, अग्रिम धन का समंजस, स्थायी अग्रदान का लेखा, सरकारी धन जमा करना, ये सब कार्य जो है ये सब जेई के कार्य हैं। ठीक, तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा टेंडर पे चलते हैं। संविदाओं के विभिन्न प्रकार के बताइए और किसी एक अन्य को अपेक्षा स्थिति में वरीयता दी जाती है। संविदा मीन्स टेंडर, इसको हिंदी में इंग्लिश में टेंडर बोलते हैं। जो इंग्लिश वाले हैं वो समझ जाइए कि इसको टेंडर बोलते हैं, संविदा। पहले तो हम टेंडर क्या वो चीज़ समझेंगे। जब कोई भी प्रोजेक्ट तैयार जो कर लिया जाता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक, उस काम को कराना है, काम कराने के लिए उस प्रोजेक्ट को भाई किसी को देना पड़ेगा, हैंडओवर करना पड़ेगा। तो हैंडओवर करने के लिए हम एक टेंडर निकालते हैं, मतलब एक बुलावा के लिए उनको इनवाइट करते हैं कि यह प्रोजेक्ट है, आप आके इसको हायर करिए और ले जाइए, काम कराइए। तो उस काम कराने के लिए जो हम एक पूरा प्रोसीजर करके उनको इनवाइट करेंगे, उसी को बोलते हैं टेंडर। ठीक है, फिर टेंडर निकालेंगे, उसको वो लोग आएंगे, टेंडर फिल करेंगे, या टेंडर जो देना है किस तरह से देना है, क्या काम कराने की कंडीशन होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। ठेके मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार के होते। एक मुश्त ठेका, मददर ठेका। एक मुश्त ठेका मतलब कि इकट्ठा जो दे देते हैं। ठीक, जैसा कि कोई प्रोजेक्ट है, हम आपको दे दिए, चलो इसको ले जाओ भाई 10 लाख में करा देना। ठीक, तो वो हो गया एक मुश्त ठेका, मतलब एक बार में ही फिक्स हो गया कि इतना पैसा में करा देना आप। ये एक मददर ठेका होता है। मददर ठेका में क्या होता है कि हम आपको मटेरियल दे रहे हैं और आप हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करिए, इतना पैसा आप लीजिए। ठीक, तो वो एक मददर ठेका हो गया। अब इसको मैं अलग अलग आपको दिखा देता हूँ, अलग अलग टॉपिक वाइज। और ये देखिए, इसमें जो है 2 हो गया। तीसरा एक मुश्त और मददर ठेका, दोनों उसमें रहता है। आंशिक क्षेत्रफल ठेका, एरिया वाइज जो ठेका दिया जाता है। ठीक, अब इसमें हम देखेंगे एक एक करके। एक मुश्त एवं मददर ठेका, यह ठेका एक मुश्त ठेका तथा मददर ठेके का मिला जुला स्वरूप है। पूरे निर्माण कार्य को एक मुश्त लागत तथा विभिन्न मदों को दरों पर ठेका दिया। इसमें दोनों चीज़ें सम्मिलित होती हैं। ठीक है, और अब हम इसमें देखेंगे ये क्वेश्चन भी दूसरे हैं। मददर ठेका अथवा एक मुश्त ठेका की तुलना में एक मुश्त मददर ठेका दिए जाने वाली वरीयता की स्थितियाँ। ठीक, एक मुश्त ठेका में सबसे बड़ा दोष यह है कि वो आवश्यक होने पर निर्माण का संशोधित परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगर तुम इकट्ठा ठेका दे दिए और कोई चेंजिंग चाहते हो थोड़ी ना वो चेंज करेगा। भाई आपने 10 लाख में दिया काम कराएंगे, मैंने काम करा रहा हूँ। और जो मददर ठेका में है वो क्या है, उसमें चेंजिंग कर सकते हो। कोई भी काम पूरा नहीं किया तो उसमें कटौती भी कर सकते हो। ठीक, तो ये हेडिंग देख लीजिए आप, यही चीज़ इसमें लिखा हुआ है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये ठेका जो होता है, इस 4 तरह से ठेका दिया जाता है। ठीक, ये बार चार्ट आपका आ गया। ये बार चार्ट में आप परिसीमाएं पर प्रकाश डालिए। इसका लिमिटेशन ही बस ये पूछ रहा है आपसे। ठीक, क्योंकि ये ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं है बार चार्ट, ये ज़्यादा बीटेक वगैरह में है। पहले बीटेक में तो ये सिलेबस था ही नहीं, अब ये बीटेक में भी सिलेबस आ गया है। ठीक है, तो वहाँ पे आप देखेंगे। तो अभी हम आज का जो सेकंड पार्ट है वो हम आपको बाद में कराते हैं। इसके बाद ही अपलोड हो जाएगा वो भी। ठीक है।
तो अभी तक यहाँ तक रखते हैं। अगर आप चैनल को ना सब्सक्राइब किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी आपको दिक्कत आ रही है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपको ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, अभी बाद में पढ़ना है तो वो भी आप बताइए, ठीक है। तो हम इसको अभी रुक के और दूसरा सब्जेक्ट जो और आपको इम्पोर्टेंट आपको नहीं आ रहा है वो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो आप इसको शेयर करिए लोगों तक, और अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।